सेठ किरोड़ीमल पालमपुर के एक रईस और इज्जतदार व्यक्ति थे। वो पूरे कस्बे के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके पास खूब संपत्ति है। सेठ किरोड़ीमल एक अच्छे इंसान थे। वो लोगों की मदद करते थे और अपने लोगों पर भरोसा करते थे। मुंशी जी, आपने सारा हिसाब देख लिया है? जी मालिक, मैंने पूरा हिसाब देख लिया है। एक नजर आप भी देख लेते तो अच्छा होता। मुंशी जी, आपने देख लिया मतलब मैंने देख लिया। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मालिक, वो हरिया आया था, उसकी फसल खराब हो गई है। हाँ मुंशी जी, मैंने सुना। एक काम करिए, हरिया को नई फसल उगाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए और उसके परिवार को खाने के लिए एक बोरी अनाज भी भिजवा दीजिए हमारी तरफ से। सेठ किरोड़ीमल हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संदीप। उनकी पत्नी के देहांत के बाद वो अकेले ही पूरे घर को संभालते थे। वो हर साल अपनी पत्नी की पुण्यतिथि पर गरीबों को दान देते थे। उनके परोपकार के कारण पूरा पालमपुर उनकी बहुत इज्जत करता था। सेठ का बड़ा बेटा और मझला बेटा दोनों अपने बाप से बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा अजय बहुत ही चालाक और लालची था। वो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता था और मझले बेटे विजय को जुए और शराब की लत थी। सेठ जितनी इज्जत कमाते थे, उनके दोनों बेटे उतनी ही बेइज्जती करवाते। तुम दोनों अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? विजय, तुमने भट्ठे पर एक मजदूर की पिटाई कर दी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे पिताजी, वो मजदूर एक नंबर का काम चोर है। काम पूरा करता नहीं है और उसको पैसे पूरे चाहिए। मैंने देने से मना किया तो जुबान लड़ा रहा था मुझसे। उसकी औकात क्या है मेरे सामने? उस मजदूर की पत्नी बीमार थी, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और तुम उसके साथ मारपीट करके मेरा नाम खराब कर रहे हो। भट्ठा संभालने का काम दिया है तुमको, वो भी ठीक से नहीं कर पाते हो तुम। पिताजी, आप हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेते हैं? अजय अपना काम अच्छे से कर रहा है। वो मजदूर अपनी औकात भूल गया था तो उसे बस याद दिला दिया। इसमें क्या गलत किया? दूसरों की औकात की बात करते हो तुम? तुम्हारी खुद की क्या औकात है? दिन भर जुआ खेलते हो और शराब पीते हो। मेरी मेहनत की कमाई पर अय्याशी कर रहे हो। मेरा हाथ ना हो तुम्हारे सर पर तो कब का पुलिस तुम्हें उठा के जेल में डाल देगी। बात करते हैं औकात की। तुम दोनों सुधर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी की डांट खाने के बाद विजय गुस्से से घर से निकल जाता है। वो वहाँ से सीधे चांदनी के पास जाता है। चांदनी एक नाचने वाली होती है जिसको विजय बहुत पसंद करता था। वो ज्यादातर समय चांदनी के पास ही बिताता था। चांदनी की माँ एक जुए का अड्डा चलाती थी जहाँ चांदनी नाचती थी। विजय दिन भर उसी अड्डे पर जुआ खेलता था और शराब पीता था। आज फिर से पिताजी से नाराज होकर वो चांदनी के पास आता है। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह उतरा है। फिर से पिताजी ने कुछ कह दिया क्या? पिताजी हमें कुछ समझते ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ तो उनको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। ये लो, इसे पियो और शांत हो जाओ। चांदनी बहुत चालाक औरत थी। उसने ही विजय को अपने जाल में फंसा के शराब और जुए की लत लगवा दी थी। वो विजय को शराब का गिलास देती है और विजय फिर से शराब पीने लगता है। थोड़ी देर बाद विजय नशे में चूर होके सोने लगता है और चांदनी उसकी जेब से पैसे और गले की चेन निकाल लेती है। चांदनी जितनी सुंदर थी उतनी ही बड़ी ठग भी होती है। उसने इस तरह से विजय को कई बार लूटा था जिसका पता विजय को कभी नहीं चल पाया था। किरोड़ीमल अपने बच्चों की इस हरकत से बहुत परेशान थे। वो सबको जिम्मेदार बनाना चाहते थे। उनका छोटा बेटा संदीप ही तीनों बच्चों में सबसे समझदार और नेक दिल था। अपने पिताजी के सभी गुण थे उसमें। एक दिन किरोड़ीमल बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची। मैंने फैसला किया है कि मेरी सारी संपत्ति उस बेटे को मिलेगी जो सबसे ईमानदार और काबिल होगा। लेकिन इसे साबित करने के लिए तुम 3 को एक परीक्षा से गुजरना होगा। तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। सेठ किरोड़ीमल एक थैला निकालते हैं। उसमें ढेर सारा सोना और रुपया होता है। जंगल के पार धातुपुरा गांव में मेरा एक दोस्त रहता है। मैंने उसको वादा किया था
कि मैं उसकी बेटी की शादी करवाऊंगा। अब मेरी तबीयत का कुछ पता नहीं है कि कितने दिन और जीऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये थैला उस तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए। तुम में से जो भी मेरा ये काम करेगा वही असल मायने में मेरा वारिस होगा। तो तुम में से कौन मेरा ये काम करेगा? अजय के मन में हमेशा से पूरी संपत्ति पाने का लालच था। वो तुरंत बोलता है कि वो घर का सबसे बड़ा है, तो ये जिम्मेदारी का काम उसे ही करना चाहिए। सेठ उसको थैला देकर कहता है, ध्यान रहे बेटा, ये किसी की अमानत है। बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ ये काम पूरा करना होगा। रास्ते में कहीं भी रुकना मत, क्योंकि जंगल में भैरव नाम का डाकू रहता है। अगर तुम कहीं रुके तो खतरा हो सकता है। अजय वो थैला लेकर जंगल के रास्ते पर निकलता है। रास्ते में चलते हुए एक पेड़ के पास रुककर वो आराम करने लगता है। वो सोचता है कि थैली को खोलकर देखे तो उसमें क्या है। जैसे ही वो थैला खोलता है, उसमें बहुत सारा सोना और पैसा होता है। वो देखकर लालच आ जाता है। इतना सारा पैसा और सोना पिताजी किसी को दान में दे रहे हैं। क्यों ना इसमें से कुछ सोना और पैसा निकाल लेता हूँ अपने लिए, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। अजय उस थैले से थोड़ा सा सोना और पैसा निकाल लेता है। उस पेड़ के ऊपर डाकू भैरव बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो जैसे अजय को पैसे निकालता हुआ देखता है, वो पेड़ से नीचे छलांग लगाकर कूद जाता है और उसे देखकर अजय डर जाता है। चलो थैली मेरे हवाले करो, नहीं तो जान से जाओगे। अरे ये तो मेरे पिताजी की अमानत है, ये मुझे किसी तक सही सलामत पहुंचाना है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ये पिताजी ने जिम्मेदारी दी है मुझे। वाह, तू तो बड़ा ईमानदार निकला रे। मेरे भरोसे से मैंने देखा तू पहले ही कुछ सिक्के चुरा चुका है। अब ईमानदारी का नाटक बंद कर और चुपचाप ये थैला मेरे हवाले कर दे, मेरे भरोसे से। अजय चुपचाप वो थैला डाकू भैरव सिंह को देता है। जो पैसे अजय ने थैले से चुराए थे वो भी उसे छीन लेता है और अजय को बंदी बना लेता है। जब अजय घर नहीं आता तो किरोड़ी मल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अब विजय को दूसरा थैला देता है और वो काम करने को कहता है। विजय वो थैला लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसी पेड़ के नीचे 3-4 आदमी शराब पीते और जुआ खेलते दिख जाते हैं। वो डाकू भैरव और उसके लोग ही होते हैं जो भेष बदल कर वहाँ बैठे हुए थे। विजय को शराब और जुआ देखकर रहा नहीं जाता। वो उनके पास जाता है। क्या भाई, लगाते हो क्या 2-2 हाथ? क्यों ना इन पैसों को जुए में लगा के दुगना कर लूं, पिताजी का भी काम हो जाएगा और मेरे पास भी पैसा हो जाएगा। विजय उनके साथ बैठ के जुआ खेलने लगता है। वो जुए में आधे पैसे हार जाता है तो उसे चिंता होने लगती है। वो सोचता है अब रुक जाना चाहिए, आधा पैसा पिताजी के दोस्त को दे दूंगा, उनको क्या पता चलेगा कि पिताजी ने कितने पैसे दिए थे। वो जैसे ही उठ के जाने वाला होता है, भैरव अपना चाकू निकाल कर कहता है, कहाँ चल दिए खेल बीच में छोड़कर मेरे भरोसे से। देखिए, ये मेरे पिताजी ने किसी को देने को कहा था, आधा मैं इसमें से हार गया हूँ। अब उनको इतना देना ही होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। ये भी आप लोग ले लेंगे तो मैं पिताजी को और उनके दोस्त को क्या जवाब दूंगा। चुपचाप सारा माल निकाल वरना यहीं खर्च कर दूंगा तुझे, मेरे भरोसे से। भैरव विजय के पैसे लूट लेता है और उसे बंदी बना लेता है। जब विजय भी घर वापस नहीं लौटता तो किरोड़ी मल समझ जाते हैं कि दोनों ने उनकी बात नहीं मानी और डाकू ने उन्हें पकड़ लिया है। वो संदीप को एक थैला देते हैं। बेटा संभाल के, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। ये थैला मेरे दोस्त तक सही सलामत पहुंचा देना, रास्ते में कहीं रुकना मत। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। संदीप थैला लेके निकल जाता है।
रास्ते में उसे पेड़ के नीचे डाकू भैरव साधु का भेष धारण करके बैठा हुआ मिलता है, जो जैसे संदीप को देखकर कहता है, मुसाफिर है बच्चा, मार्ग में ठहर के विश्राम तो कर, यात्रा सफल होगी। संदीप साधु की आवाज सुनकर आसपास नजर दौड़ाता है। उसे कोई कुटिया या आश्रम नहीं दिखता है। उसे पिताजी की बात याद आती है कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, और वो समझ जाता है कि ये कोई चाल है। वो बिना रुके वहाँ से चला जाता है। वो अपने पिताजी के दोस्त के गांव में पहुँच जाता है। संदीप गांव के एक आदमी से किरोड़ी मल का पता पूछता है और उनके घर पर पहुँचता है। वहाँ किशोरी लाल की बेटी बैठी रो रही थी। अरे भैया जरा सुनो, ये किशोरी लाल जी का घर कहाँ पड़ेगा? आगे चौक के बाईं ओर सीधे जाके उनका मकान है। जी धन्यवाद। संदीप उसके पास जाता है और कहता है, सुनिए, क्या किशोरी लाल जी का घर यही है? आप क्या उनकी बेटी पुष्पा हैं? जी मैं ही पुष्पा हूँ। आप कौन हैं? जी मैं आपके पिताजी के दोस्त सेठ किरोड़ी मल जी का बेटा हूँ। आपके पिता से मिलने आया हूँ। आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पर नहीं है। पिताजी शहर से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें डाकू भैरव ने अगवा कर लिया। ये चिट्ठी भेजी है। पिताजी की रिहाई के लिए पैसे मांगे हैं। पुष्पा संदीप को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा था कि 50,000 नगद लेके पहाड़ी के पीछे वाले झरने पर आओ और किशोरी लाल को छुड़ा ले जाओ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अब मेरे बाबा का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए उनको कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे उस जगह ले चलिए, मैं आपके पिताजी को छुड़ा लूंगा। क्या सच में आप मेरे पिताजी को बचा लोगे? संदीप पुष्पा के साथ डाकू भैरव के बताए गए पते पर पहुंचता है। वो पुष्पा को पास में छुप जाने को कहता है। आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में वो डाकू भैरव के अड्डे पर होता है। वो देखता है किशोरी लाल के साथ उसके भाई अजय और विजय भी बंदी बने होते हैं। डाकू भैरव उसको देखता है। कौन है तू? वहीं रुक जा, वरना अभी खर्च हो जाएगा मेरे भरोसे से। संदीप उसे अपना परिचय देता है और उसे किशोरी लाल, अजय और विजय को छोड़ने को कहता है। भैरव उससे पैसे मांगता है। संदीप उसे अपने पिताजी का थैला देके सब कुछ छुड़ा लेता है। अपने बाबा को देख के पुष्पा खुश हो जाती है और अजय विजय संदीप के ऊपर हंसने लगते हैं कि पिताजी के काम में वो भी नाकाम रहा। पैसा डाकू को दे दिया। किशोरी लाल संदीप के पास जाता है। ये तुमने क्या किया? मुझे छुड़ाने के लिए तुमने सारे पैसे डाकू को दे दिए। वो पैसे मेरी बेटी पुष्पा की शादी के लिए थे। अब मैं उसकी शादी कैसे करूंगा? इन्होंने आपकी जान बचाई है। इससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर मेरी बेटी की भी यही इच्छा है तो इससे अच्छा और क्या होगा। पुष्पा को भी संदीप अच्छा लगा और वो भी हाँ कर देती है संदीप के साथ रिश्ते के लिए। मैं पिताजी के आशीर्वाद के साथ बारात लेकर आऊंगा। आप शादी की तैयारी करिए। संदीप पिताजी की आज्ञा लेने के लिए अपने भाइयों के साथ वापस घर आता है और पिताजी को पूरा मामला सुनाता है। पिताजी के पास दोनों बेटे सिर झुकाए खड़े हुए थे। अजय, तुम्हारी लालच ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि मेरी संपत्ति को भी खतरे में डाल दिया। यदि तुम रास्ते में थैला देखने और उसमें से पैसे चुराने के लिए नहीं रुकते तो तुम सफल होते। तुम्हारे लालच ने तुम्हें कितनी मुसीबत में डाल दिया है। और विजय, तुम्हारे जुए और शराब की लत ने तुम्हारे चरित्र को धूमिल कर दिया है। तुमने किसी और की अमानत को जुए में लगा दिया और पैसे गवाकर बंदी बन गए। लेकिन संदीप, तुमने मेरे दोस्त और अपने दोनों भाइयों की जान बचाकर पुष्पा से शादी का प्रस्ताव रख के मेरा वादा भी पूरा कर दिया। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ने साबित कर दिया कि तुम मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। पर पिताजी, पैसे तो ये भी नहीं पहुंचा पाया, डाकुओं को दे आया। इसने भी तो आपके पैसे गवा दिए, तो ये कैसे लायक है? तुम लोगों ने अपनी बेवकूफी और नाकामी के कारण पैसे गवाए थे। संदीप ने तुम सबको
और मेरे दोस्त को बचाने के लिए पैसे डाकू को दिए और पुष्पा के साथ शादी का प्रस्ताव रख के पैसों के बिना मेरे वादे को पूरा किया। बात पैसों की थी ही नहीं, बात ईमानदारी से काम पूरा करने की थी। इसलिए मेरी पूरी संपत्ति का वारिस संदीप ही है। पिताजी, ये संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, हम तीनों की है। मैं इसे अपने भाइयों के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अजय और विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों भाई गले लगते हैं और कसम खाते हैं कि अब से वो भी ईमानदार और जिम्मेदार बनेंगे। सबको एक साथ देखकर किरोड़ीमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी दरवाजे से भैरव अंदर घुसता है और उसके पास किरोड़ीमल के बेटों से लूटा हुआ सारा धन होता है। भैरव को देखकर सब चौंक जाते हैं और किरोड़ीमल हंसते हुए कहता है, ये लो भाई किरोड़ी, तेरी सारी अमानत वापस ले ले मेरे भरोसे से। क्यों चौंक गए? ये मेरा दोस्त चौहान है, मुझे पता था तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, इसलिए तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ये डाकू बनने का नाटक कर रहा था। हमेशा याद रखना बच्चों, लालच, स्वार्थ और बुरी संगत इंसान को बर्बाद कर देती है। ईमानदारी और निस्वार्थता ही वो गुण है जो हमें सच्ची संपत्ति और रिश्तों की कद्र सिखाते हैं। उसके बाद सेठ किरोड़ीमल ने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बांट दी थी और उसके तीनों बेटों ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से सेठ किरोड़ीमल की संपत्ति को और बढ़ाया। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।